हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। यदि दोस्तों आप लोग दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट और शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो हमारे सभी प्यारे लाल एवं सुंदर लाल को मैं कहना चाहता हूं, यदि आप लोग इस मॉडल पेपर को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को 100% इससे 20 ऑब्जेक्टिव जो है 2022 में 100% आप लोग को रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एकदम, मैं फटाफट स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये क्लास 10th बिहार बोर्ड और आप लोग यदि जनरल कंपटीशन भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास 10th वाला ही ऑब्जेक्टिव जो होता है साइंस वाला जो जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है हमारे प्यारे लाल। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू कर देते हैं। तो देखिए हमारे प्यारे लाल सा, अरे दे दनादन ए चला सा, हाँ एकदम गर्दा ले लेना है रे भैया सा एकदम। हाँ, आप लोग केवल पूरा देखिए, बस समझाना मेरा काम है और आप लोग को क्लियर करना है। चलिए, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। मुख्य फोकस की संख्या कै गो होता है? तो 2 गो होता है लेंसों में। 2 नंबर में कह रहा है डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो 1 मीटर, 1 मीटर या कभी कभी रहेगा 100 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर भी दे सकता है। अगर 1 मीटर ना रहे तो 100 सेंटीमीटर जरूर रहेगा। आगे की ओर कह रहा है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? देखिए बाहर की ओर उभरा हुआ कह रहा है किसी लेंस में, और 2 गो पृष्ठ कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। वाह, जैसे कि आप लोग ये देख लिए, ये उत्तल लेंस बाहर की ओर उभरा हुआ है, 2 गो है ना ऐसे। हाँ, अवतल तो जानबे करते हैं चिपका हुआ, आरगी से निकला हुआ। आगे की ओर कह रहा है 4 में कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कम होती है। विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगा ना, सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 में क्या कह रहा बा ये हमारे प्यारे लाल साहब, क्या कह रहा है कि रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा लेंस? कौन सा लेंस का कि कौन सा दर्पण का? तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग नहीं जानते, अवतल। अवतल इसलिए किया जाता है कि अवतल द्वारा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहेंगे, और आपतन और अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तन और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। चलिए तो हल्का है, आप लोग पकड़ लीजिएगा। 7 में कह रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो जब प्रकीर्णित होता है प्रकाश, उसका वर्ण किस पर निर्भर करता है सो कहा है। ठीक है, तो ये करता है कोनों के साइज पर, मतलब कोनों के आकार पर। क्या चीज़ पर? तो कोनों के आकार पर। तो हमारे प्यारे दोस्त, क्या आप लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं साइंस और सोशल साइंस का? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोग को सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक है, और वो भी लाइव। चलिए आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ही मैं कराऊंगा। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? तो जब नीला और हरा को आप लोग मिलाइएगा ना रंगों को, चाहे प्रकाश को, तो वो श्यान हो जाता है। क्या होता है? श्यान। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है? मतलब वास्तविक सूर्यास्त जो होता है सो, आभासी होता है सो। ठीक है, जैसे कि वास्तविक मतलब पूरा दिखाई दिया सो, आभासी मतलब कि जो सूरज उगल ना है लेकिन लालिमा उसका दिखाई देता है, उसी को आभासी कहते हैं। तो ये दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? तो 2 मिनट का होता है, एकदम याद रखिएगा। अब मैं जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मेरे प्यारे लाल, आप लोग को 100% ये बार बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे की ओर हम लोग 10 नंबर में ना, अब 10 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है 10 नंबर में? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। कैसे सर जी? तो देखिए एगो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है, तो इनमें से 7 गो अवयवी रंग निकलता है। कै गो? तो 7 गो। यहाँ से ये आता है और 7 अवयवी रंगों में, तो एक कै गो हुआ?
तो 1 2 3 4 5 6 आ एगो और इधर निकाल, तो इस तरह से एगो पट बनता है। तो यहाँ पर जो एगो पट्टी बनता है ना, यहाँ पर यह 7 गो के पट्टी, एकरे हम सब कहते हैं बर्न पट। तो प्रिज्म द्वारा होता है निर्माण, ठीक है। चलिए आगे की ओर कह रहा है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, सो कहा है। तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। आगे की ओर कह रहा है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका, तो भीव गोयर, यानी कि नीचे आर है और ऊपर भीव है, मतलब कि बैगनी है। तो बैजाहन पीनाल आप लोग को ऐसे करके याद होगा हमारे प्यारे लाल। तो बैगनी का, ठीक है, बैगनी का होता है। चलिए प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। और फिर कह रहा है कि इन टुकड़ों को फिर पार्श्वबद्ध, पार्श्व मतलब होता है समांतर क्रम, ठीक है, में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है। तो आर बटे आर डैश का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर इस आर को 5 गो टुकड़ा में बांट देना है, यानी कि आप लोग जानते हैं कि 1 बटे आर, समझ रहे हैं ना, 1 बटे आर ऐसे ही करके 5 बार में इसको हम लोग टुकड़ा में बांट देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो कह रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर 25 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 में कह रहा है कि यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो, तो उस पर चालक के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 जूल का कार्य हो रहा है 1 कूलम आवेश। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर, 1 मिनट, हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है, एक मिनट, सॉरी, V बराबर होता है W/Q, ठीक है। अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, जिसको विभव बोलते हैं हम लोग। तो V बराबर W/Q कह रहा है। तो W के मान दे दिया है, क्या दे दिया है, W का मान 1 जूल, कार्य का समय तक जूल होता है 1, अब बटा कूलम 1, यानी कि 1 कूलम 1 जूल। तो 1 से 1 काटिएगा तो 1 के ना आएगा, तो 1 के वोल्ट होगा, ठीक है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल अगर पूरा देख लेते हैं ना, तो एकदम गर्दा कर दीजिएगा एग्जाम में, हाँ। और आप लोग जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने भाइयों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, हाँ। और अच्छा लगे तो एक लाइक भी बनता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात समझाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। क्या करना है ना आप लोगों को कि 100 में, ठीक है, वाट में आपको 250 वोल्ट से भाग देते, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि ई कटेगा 2 पचे 10, आई कटेगा 50 25, तो 2/5 आया, इसको काटिएगा तो 0.4 दाम, यानी 0.4 एम्पियर एकदम। 16 में कह रहा है कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, तो क्या चीज़ में, तो वोल्ट मीटर में। क्या चीज़ में 16 का, तो वोल्ट मीटर में। चलिए आगे की ओर। आइसु विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल है। तो किसका अर्थ जल है हमारे प्यारे दोस्त। तो आप लोग जानते ही हैं कि हाइड्रो यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 18 में कह रहे ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्धचालक, देखिए अगर कहेगा ना कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक के प्रतिरोध कम जाता है, अर्धचालक कहेगा तो ऊपर प्रतिरोध ना, ताप बढ़ेगा तो घट जाएगा, चालक के बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 19 में कहे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के ध्रुवों होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबक के ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, तो हमारे प्यारे दोस्त महत्तम होते हैं, मतलब बहुत अधिकतम होता है। 20 में क्या कह रहा है कि अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो वो हो जाएगी घड़ी की सुई, ठीक है, घड़ी की सुई
के घूमने की दिशा में होगी, ठीक है, घड़ी के सुई के घूमने के दिशा में होगी। आगे की ओर कह रहा है कि इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। क्या बतलाता है? जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता जब होता है तो वह क्या चीज़ को दर्शाता है? सो कह रहा है, तो क्षेत्र के मान को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर, जब कुंडली के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होगी? तो वो अधिकतम होती है, ठीक है। जब कोई कुंडली के गति की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अगर लंबवत होगा ना तो कुंडली के प्रेरित धारा की दिशा जो होगा, विद्युत धारा की दिशा, वो बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अधिकतम होगी। 23 में क्या कह रहा है हमारे प्यारेलाल कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ऑर्स्टेड भी होता है और टेस्ला भी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की खोज जो है ऑर्स्टेड ने किया था, इसलिए ऑर्स्टेड और टेस्ला दोनों है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 तक हो गया। 24 में हम लोग चलते हैं। आप लोग को ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे प्यारे दोस्त, हम ये बात जानते हैं कि आप लोग जी जांच करके देख रहे हैं, क्योंकि पढ़ने की इच्छा तभी जगता है जब आपको अंदर से भावना आवे, ठीक है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो बिजली वाला होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मतलब कि जो डायनेमो वाला यानी कि जनरेटर वाला होता है। तो कह रहा है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है? तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, ठीक है, दिक् परिवर्तक होता है, याद रखिएगा। एसी में सर्पी, ठीक है, एसी में सर्पी, क्योंकि एसी करंट में सांप के तरह ऐसे होता है, मतलब अवैध जाइत रहता है, जाइबो करेगा आइबो करेगा, इसलिए फेंक देता है बिजली वाला, ठीक है। जबकि जनरेटर वाला दिक् परिवर्तन होता है, मतलब दिशा परिवर्तन करता है, मतलब इधर जाएगा लेकिन डायरेक्ट जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? यानी कि वही सौर स्थिरांक मतलब समझबे करते हैं आप लोग, कितना होता है? तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कितना होता है 100। तो ये होता है 1.4, ठीक है, किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 निम्न से ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन है, या उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो आप लोग जानते ही हैं कि बायोमास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोमास, एकदम करेक्ट। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? जो हम लोग प्रकाश जो देख पाते हैं, दृश्य मतलब देखने वाला, तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 100 पूछा है। तो उसका तरंग दैर्घ्य होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर -9 नैनोमीटर होता है, भले मीटर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि कॉपर और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुआ, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हुआ? तो ऑक्सीकरण होगा, यानी कि उपचयन होगा हमारे प्यारे दोस्त, उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ सट गया। अगर जब भी ऑक्सीजन जब सट जाता है, जिसके साथ सटेगा ना, वह उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन सट गया तो उपचयन कहिए या ऑक्सीकरण कहिए, या अगर ऑक्सीजन अगर हट जाएगा तो उसको अपचयन या अवकरण कहेंगे, हट जाएगा तब, लेकिन यहाँ तो सट गया है। इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। 29 में कह रहा है वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। क्या कही जाती है? तो वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उसको हम लोग उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय कहते हैं। 30 में क्या कह रहा है कि चूना से दीवारों पर, जानते उत्क्रमणीय अभिक्रिया के संकेत ये होता है, जैसा कि आप लोग H2 + N2 का ऐसे रहता है ना, N2, इधर NH3 बनता है और इसको बाद में संतुलित कर देना होता है। चलिए आगे की ओर कह रहे हैं कि चूना से दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बिना बूझा चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार और मजबूत रखता है। वह क्या है? तो हमारा सुंदर चेला कैल्शियम कार्बोनेट है, चेला कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र ये हो जाएगा, यही संगमरमर का सूत्र है, कहो न संगमरमर के वार है हमारे प्यारा लाल। चलिए अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ, 31 में क्या कह रहा है
कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया जो होगा उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 32 में क्या कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है सो पूछा है। ठीक है, देखिए कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर सतह पर जो होता है कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो उस परत का रंग कैसा होता है सो पूछा है। तो काली काले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं, अरे काले है तो क्या हुआ अरे नौकरी वाले हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है हमारे प्यारे चेला। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। संगमरमर का व्यवसायिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का तनका देर पहले हम बताए थे ना चेला, कहो न संगमरमर का, हाँ चला एकदम, हाँ मैं कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 में खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया रहता है, तो आप लोग नहीं जानते तो हम जानाएंगे चेला सा। टीन की अपेक्षा जो होता है ना जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीन जो होता है ना ओकरा अपेक्षा जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है इसलिए। अब आगे कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, वही जो धोता है ना चेला, धोबिया सोडा मतलब धोने वाला, तो याद रखिएगा कि धोबिया सोडा का ये हुआ। ठीक है, और खाने वाला कहेगा तो ये मार देना है। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, 10H2O होता है इसमें, याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धोबिया सोडा हो गया, ये जो है खाने वाला सोडा हो गया। H लग गया तब बाई। ठीक है, H न रहे, अगर यहाँ पर बीच में H न रहे तो समझिए कि धोबिया है। धोबिया मतलब धोबन सोडा। चलिए खाने वाला सोडा तो आप लोग जानबे करते हैं, खाबर सोडा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप लोग नहीं जानते तो हम जानेंगे चला, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, इसको जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हुआ, ये तो क्षार के काम करेगा। और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, यानी कि ये क्लोर है OH मतलब क्षार है, तो क्लोर और क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम पढ़ते हैं। आप लोग को मैं कंसेप्ट क्लियर करके ना बताऊंगा। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, जो निकाला जाता है, तो 38 का क्या हो जाएगा, ये हमारा सुंदर चेला क्या हो जाएगा, तो लाइकेन से। लिटमस रंजक जो होता है ना वो बैगनी रंग का होता है, तो आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा लिटमस रंजक लाइकेन से प्राप्त होता है, कौन सा रंग का होता था, बैगनी का। यहाँ पर लाइकेन पूछ दिया है, किससे निकाला जाता है सो पूछ दिया है। आगे की ओर क्या कह रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस। ठीक है, गैस होगा, यहाँ गैस लिखाया हुआ है, गैस होगा। गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो कौन सा पदार्थ बनता है हमारे प्यारे चेला, तो विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 40 में कह रहा है कि निम्न से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक वही होता है जो समझ में करते हैं प्लस माइनस में, तो कैल्शियम पर +2 होता है और Cl पर -1 होता है, तो यहाँ 2 को लगाइएगा तो यहाँ 2 को माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें CaCl2, चलिए एकदम करेक्ट है। और ये बाद बाकी जो है आणविक है। ठीक है, ये सभी जो आणविक है। और ये मीथेन गैस है, इसको मार्स गैस कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये अमोनिया है जिसका सूत्र NH3 है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए ये तो हो गया आप लोगों को 40। 41 में चलते, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो जो धातु सबसे कम गलता है वो कौन है, तो सोडियम है। ठीक है, और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, चाकू से काटा जा सकता है। कर आगे की ओर जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि Zn+। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलेगा, तो चेलाई में हाइड्रोजन ना है, क्लोरीन ना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोग देख रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस में निकल जाएगा और ZnCl2 बन जाएगा। एकदम प्यारे चेला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो C। ठीक है, एकदम 42 का। आप लोग समझते रहिए, आप लोगों को क्लियर करते चलेंगे।
कह रहा है कि जब NaOH और Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो प्यारे चला तो Zn और OH के होल ट्वाइस 2 हो जाएगा। वो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसके शर्त पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, सोडियम 2 गो, जिंक 1 गो और ऑक्सीजन 2 गो। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 44 में क्या कह रहा है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण, सॉरी हम पहली आंसर बोल दिए, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की, तो लोहा से कह दिया है, लोहा को होता है यहाँ, ठीक है। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को या क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 2 नंबर में भी पूछ देगा आप लोगों को। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन बारह हमारे प्यारा लाल, इंटर में भी पूछता है। हाँ, तो कॉपर बारन, एकदम प्यारे चला। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 46 में कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने होते हैं। तो ऑक्सीजन का सूत्र आप लोग जानते हैं C6H12O6। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो और कार्बन भी 6 गो, यानी कि ऑक्सीजन का गो है ग्लूकोज में, तो 6 गो है। चलिए आगे की ओर हम लोग बताते कार्बोनिक ग्रुप के प्रतिकारक यानी कि अभिक्रियाशील कौन है। तो कार्बोनिल, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक का बॉन्ड COOH, ये हो जाएगा कीटोन का, ये हो जाएगा ईथर का, ये हो जाएगा एल्डिहाइड का। चलिए आप लोगों को C हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। आगे का न्यूज़ से कौन सा युग में समावयवों को व्यक्त करता है। तो ऐसा युग्म होना चाहिए जो समावयव को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर एकदम आँख मूंद का नहीं, आँख खोली का मारना है C, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग कि ए में कार्बन कै गो है, तो 2 गो है, तो 2 गो है। हाइड्रोजन देखिए 5 है, कै गो हुआ, तो 6 गो हुआ। ऑक्सीजन कै गो है, तो 1 गो हुआ। अब इसमें हम लोग चलते, कार्बन 1 गो कै गो हुआ, तो 2 गो हुआ। हाइड्रोजन 3 और 3 कै गो हुआ, तो 6 गो हुआ। ऑक्सीजन कै गो हुआ, तो 1 गो हुआ। यानी कि यही आप लोगों को दर्शाएगा ऑप्शन नंबर C। तो हमारे प्यारे चला, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। और नीचे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया गया है, अगर इच्छा करें तो जुड़ सकते हैं, कोई बलजोरी वाला बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग रोजाना गुड मॉर्निंग में 6 बजे।